हेलो एवरीवन, आपके सामने एक सवाल है और सवाल ये है कि एक मास है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे एक एफ फोर्स लग रहा है थीटा एंगल बना करके, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना करके एक एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इस फोर्स के जरिए इसको एस डिस्प्लेस किया गया। अब किसकी क्या वैल्यू है वहाँ दे रखी है। एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन, उसके बाद आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। एस आपका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है इस फोर्स के द्वारा, देखो फोर्स आपका आखिर तक लगा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका दिया हुआ है 10 मीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फोर्स का वर्क बताना है। ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, यानी वर्क डन बाय, क्वेश्चन जो है कि वर्क डन बाई एफ, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तो सब कुछ आसान सा है। फोर्स आपका कांस्टेंट है तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वर्क डन बराबर क्या, एफ एस कॉस थीटा। सबकी वैल्यू दी रखी है, बस यहाँ पुट कर देना है। एफ की वैल्यू कितनी हुई 100 न्यूटन, एस आपका 10 मीटर है और थीटा आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, ये 1000 न्यूटन मीटर आएगा जिसके बदले हम लोग जूल लिखेंगे और cos 45 आपका 1/√2 होता है, तो फाइनली ये आपका हो जाएगा 1000/√2 या फिर इसको आप 500√2 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें फोर्स दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, बीच का एंगल भी दिया हुआ था, फोर्स कांस्टेंट था, तो हम सिंपल फॉर्मूला एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा यूज करके इसको आराम से बना सकते थे। बना लिया। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक एम मास है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इसको एफ फोर्स लगा करके धकेला जा रहा है, धकेलते धकेलते इसको ए से सी तक लाया गया है। इसे कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से जा रहा है, तो इसको आराम से प्यार से एक समान स्पीड देते हुए ए से सी तक लाया गया है। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तय हुआ है वो है 50 मीटर और जो नीचे से हाइट दी हुई है वो दिया हुआ यहाँ पे 1 मीटर और आपको कहा जा रहा है कि इस फोर्स का वर्क निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स आपको नहीं पता है ना। और ये दिख रहा है यहाँ पे, जिधर फोर्स लगा है ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो थीटा यहाँ पे 0 है, तो आप सिंपल वर्क का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, W बराबर एफ एस। चलो एस तो पता है हमें 50 मीटर, एफ नहीं पता है, तो पहला काम क्या होगा हम लोग का कि एफ को पता कर लिया जाए। ठीक है, तो एफ कैसे पता होगा, तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपका ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ये इंक्लाइनेशन दी हुई है थीटा, है ना। और अगर हम बात करें इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल और एक नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पे वेट, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, है ना। आप मैथमेटिक्स लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा, या फिर पिछले क्लास में आपने पढ़ाई ही है कि ये भी एंगल थीटा ही होगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो और ये पूरा 90 है, तो ये थीटा ही होना चाहिए ना, तो इस बात को ध्यान पे रखना है। यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है और वो कौन सा है, वो एफ है। अच्छा, mg को हम कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, तो mg को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा mg cos थीटा और एक आपका प्लेन के पैरेलल मिलेगा। तो पैरेलल कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐसे मिलने वाला है, क्या, mg sin थीटा। अब जाहिर सी बात है, आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, एक समान रफ्तार से जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास। इसका मतलब क्या है कि
नेट फोर्स इस पर 0 है। तो नॉर्मल यहाँ mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है और F यहाँ mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स की जो वैल्यू होगी, फोर्स जो आपका होगा F, वो सीधा सीधा mg sin थीटा होगी। तो अब हमें m चाहिए और sin थीटा चाहिए। देखते हैं सवाल में m दिया है था कि नहीं। m दिया हुआ है, m आपका 10 kg का है। तो हम लोग क्या करें, फटाफट m के जगह पर 10 रख देते हैं, है ना। 10 किलोग्राम, g का मान मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें वापस यहाँ जाना पड़ेगा। आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये 50 है, ये 1 है। ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो थीटा के सामने वाला भी पता है और बगल वाला भी, सॉरी, और हाइपोटेनस भी हमको मालूम है। तो साइन थीटा आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1 मीटर एंड हाइपोटेनस 50 मीटर। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना हुआ 1/50, ठीक है। तो मेरा काम तो आसान हो गया। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे 1/50 को रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 1/5 आया। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 5, 9.8/5 किस में आएगा, ये न्यूटन। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इस फोर्स का वर्क। तो फिर मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, वर्क बराबर Fs। तो F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू दी हुई है 9.8, मतलब हमने निकाला है 9.8/5, और S की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर, न्यूटन मीटर, क्या बन गया जूल। ये कट जाएगा, 9.8 इंटू 10 यानी 98 जूल। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर जानवर है, आप इसको समझ लीजिए कि बिल्ली है, और बिल्ली को यहाँ से नीचे आना है। अब इसके पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3। एक बिल्ली है जो स्टॉप पे है, उसको नीचे उतरना है। जब ये नीचे उतरेगा तो डेफिनेटली इसका जो वेट है वो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो आपको बताना है कि किस रास्ते से नीचे उतरे, किस रास्ते से नीचे उतरे कि इसके वेट को सबसे ज़्यादा काम करना पड़े, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आप इसको रैंक कर दो कि किस में सबसे कम, उससे ज़्यादा किस में, उससे ज़्यादा किस में। तो रैंकिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सोचिए। अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको लगेगा कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसमें हो सकता है उसको ज़्यादा काम करना पड़े, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो बढ़ जाएगा। अगर बिल्ली यहाँ से यहाँ आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो काम ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस रास्ते से, फर्स्ट रास्ते से आती है, तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा, है ना। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद 3 में ज़्यादा काम होगा, कोई सोचेगा कि नहीं 2 में, कोई सोच सकता है 1 में, सब अपना अपना अलग अलग लॉजिक लगाएंगे। पर देखो प्रॉब्लम क्या है, हमें जो समझना है, जो मूल बात है उसको समझना है। इस पे जो वेट लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस पे जो वेट लग रहा है वो तो भैया नीचे की तरफ लग रहा है ना। और हमें जब वर्क निकालना है वेट का, तो हम वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, Fs पैरेलल। तो जब हम वेट का वर्क निकालेंगे तो हम फोर्स के जगह वेट को रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, क्या हमको पूरा डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, नहीं, हमको बस डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से मतलब है जो फोर्स के पैरेलल है। अब सोचो कि आप अगर फर्स्ट रास्ते से ऐसे आते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट भले ही जो हो S1 मान लेते हैं, है ना, लेकिन इसका जब आप कंपोनेंट निकालोगे mg के पैरेलल तो ये लंबाई आएगी ना। अगर सेकेंड रास्ते से आते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, पर इसका कंपोनेंट mg के पैरेलल तो यही रहेगा। आप थर्ड रास्ते से आते हो, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा,
पर इसका इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालोगे mg के पैरेलल तो यही लंबाई आएगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ये लंबाई अगर h है तो सीधा सीधा mg इंटू एच, तो वर्क डन तो mgh ही होगा, है ना। वेट जो यहाँ वर्क करेगा वो कितना करेगा, वो तो mgh ही करेगा, भले ही आप 1 से और 2 से और 3 से हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है कि फोर्स जब भी वर्क निकालना होता है तो हमें मतलब होता है फोर्स से, और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे मतलब है, हमको पूरे डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे जिस रास्ते से भी ये कैट नीचे उतरे, इसके वेट को चाहे ग्रेविटी को सेम ही वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हमको रैंकिंग करने के लिए कहा जाए किसमें ज़्यादा किसमें कम, हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 सब बराबर ही हैं, है ना। इसमें से कोई बड़ा छोटा नहीं। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो फोर्स तीनों केस में सेम लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है फोर्स के पैरेलल वो भी सेम है, तो वर्क सेम हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक F फोर्स लगाया जा रहा है और F फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को 30 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। 30 मीटर तक इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ फ्रिक्शन लगेगा और वो कितना है 0.3। मास इसका दिया हुआ है 2 kg और कहा जा रहा है कि इसको आराम से प्यार से खींचते हुए लाया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। वर्क डन निकालना है हमको एफ का। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो पता है पर क्या नहीं पता है, तो एफ नहीं पता है, थीटा नहीं पता है, समझ लो ना। फोर्स भी नहीं मालूम, किस फोर्स लगा के खींच रहा है ये नहीं मालूम, बस इतना पता है कि इसको एक समान रफ्तार से ले जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखते हुए ले जा रहा है। अच्छा थीटा भी हमको नहीं मालूम है, तो दो प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हम एफ और थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। या फिर वर्क डन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना। यानी आप एफ कॉस थीटा भी निकाल लोगे तो भी चलेगा, राइट। अगर मुझे एफ कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो भी मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्या निकल सकता है इसमें से। इसका अगर हम फ्री वेट डायग्राम ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ इस पे वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लग रहा है। एफ जो आपका थीटा एंगल बना के लग रहा था, आप इसको कंपोनेंट में तोड़ दो, ठीक है। तो अगर एफ को कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ मिलेगा एफ साइन थीटा, और चूंकि आप इसको इधर की तरफ धकेल रहे हो तो फ्रिक्शन एक आ जाएगा और वो इसका विरोध करेगा। चूंकि ये मोशन में है तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू इनटू नॉर्मल, जो भी नॉर्मल यहाँ लग रहा है वो। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेंगे वो देखिए, चूंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है पूरी तरह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वर्टिकल डायरेक्शन में भी, तो हमारे पास इक्वेशन होगा अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड फोर्स बराबर राइटवर्ड। तो चलिए लिखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया एफ साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी। क्या किया मैंने यहाँ पर, टोटल अपवर्ड बराबर टोटल डाउनवर्ड। अब एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन। यानी अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ गए, एक तो आपका ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इन दोनों की मदद से हमें एफ का थीटा का चाहे एफ कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा जरा वो सोचिए। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम n को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो ये काम हम लोग करते हैं।
तो 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकेंड में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका म्यू एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। यहाँ प्लस म्यू एन माइनस म्यू एन खत्म हो गया, ये म्यू एम जी हो गया प्लस 0, यानी सीधा सीधा ये आ जाएगा म्यू एम जी। ओके, तो अब आप यहाँ से चाहो तो f की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, पर थीटा तो रह जाएगा, फिर भी थीटा रह जाएगा। तो f की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी, ठीक है। और यहाँ से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी म्यू एम जी बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। f निकल गया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब थीटा की बात रहेगी नहीं, तो थीटा यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन में एरर है ना, थीटा भी देना चाहिए, क्योंकि बिना थीटा दिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि हम थीटा और निकाल पाएंगे, बिकॉज हमारे पास अननोन के तौर पे एक तो n भी है, एक f भी है, एक थीटा भी है, और इक्वेशन सिर्फ 2 ही है हमारे पास, है ना। तो 3 अननोन हो जा रहे हैं और इक्वेशन 2 है, तो जाहिर सी बात है सॉल्व पूरा नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग फिलहाल ये मान के चलते हैं कि थीटा अगर मिल जाए कहीं से तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। f हमने निकाल लिया है, हम ऐसे ही वर्क निकाल देते हैं। तो वर्क डन बराबर सीधा सीधा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। f की वैल्यू आपका म्यू एम जी बट्टा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। अब जो भी वैल्यूज गिवन है उसको आप रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो थीटा भी दिया हुआ होना चाहिए। अगर थीटा मान लो, चलो मैं खुद से दे देता हूँ, ठीक है, इसी सवाल में कि थीटा जो है आपका 30 डिग्री का है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ एक सवाल है कि एक मास है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अच्छा, कहाँ रखा हुआ है? तो एक्स एक्सिस पे, और इसी पे ये मूव कर रहा है। किस फोर्स के जरिए? एफ फोर्स। ये जो एफ फोर्स है ये इसको मूव करा रहा है, और कहा जा रहा है कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, मतलब सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है। और एफ जो है ना वो वेरिएबल है। देखिए एफ की वैल्यू दी हुई है x² + x + 1। बोल रहा है कि यहाँ x मीटर में है, एफ न्यूटन में, मतलब x की जो वैल्यू डालनी है वो आपका मीटर में डालना है, और जो f की वैल्यू निकल के आएगी उसको न्यूटन में लिखना है। ओके, तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। ये जो फोर्स है ये कब का है? जब मास x पोजीशन पे होगा तब का फोर्स है, मतलब पोजीशन चेंज होते ही फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F इन द डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट x = -5 मीटर टू +5 मीटर, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। सारे सरफेसेज आपके स्मूथ हैं ऐसा दिया हुआ है, और आपसे सीधा सीधा यहाँ पर वर्क पूछ रहा है। ओके, तो ठीक है, वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना तो हम लोग सीखे ही हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी आर्बिटरी से पोजीशन पे, ठीक है, देखते हैं कि क्या फोर्स है। तो ये आर्बिटरी पोजीशन ही है, एक्स कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, तो फोर्स हमको पता है। अब यहाँ से हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक लेते हैं इन द डायरेक्शन जिधर जाने से x इंक्रीज कर रहा है, dx, ठीक है। उस डायरेक्शन में हम क्यों dx ले रहे हैं? क्योंकि x इस डायरेक्शन में जाने से x इंक्रीज कर रहा है, तो dx मेरा पॉजिटिव होगा। dx की जो मैग्नीट्यूड होगी ना वो पॉजिटिव होगी। अगर हम उल्टा लेंगे तो dx का मैग्नीट्यूड निगेटिव होगा, तो फिर हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dx रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन x को। तो x बढ़ेगा तो चेंज इन x पॉजिटिव, x घटेगा तो चेंज इन x नेगेटिव। तो नॉर्मल यही करते हैं कि जिधर जाने से x बढ़ता है उस डायरेक्शन में हम लोग dx को एज्यूम करते हैं।
तो ठीक है, तो हमने इधर ले लिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो छोटू सा वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स, है ना। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यहाँ पर वर्क निकल के आएगा, इसको आप डी डब्ल्यू कह दो। तो इस डी डब्ल्यू की वैल्यू सीधा सीधा एफ डी एक्स, क्योंकि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। आप एफ डॉट डी एक्स भी लिख सकते हो, पर इसकी वैल्यू तो फाइनली वही आनी है, बिकॉज जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। हमें अगर टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क मिल गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -5 मीटर से +5 मीटर तक, ठीक है। ये हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे जो काम होता जाएगा, ये सबको जोड़ के बता देगा, ओके। सबको जोड़ के बता देगा कि भैया कितना काम हुआ है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, है ना। ये खुद ही किस में आएगा, फोर्स आपका न्यूटन में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। f की वैल्यू है x² + x + 1 dx -5 से +5। इंटीग्रेशन किया फॉर्मूला आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन x का पावर n dx रहता है, तो क्या करते हैं उसको, x का पावर n + 1/n+1, मतलब पावर में एक जोड़ते हैं और नए पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि n आपका नहीं होना चाहिए क्या, -1। तो ठीक है, यहाँ देखिए x² है, x है, यहाँ 1 है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में तो कोई लफड़ा ही नहीं होता ना। कांस्टेंट में अगर जैसे c dx लिखा हुआ है तो सीधा सीधा c बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, ये भी रूल है कि अलग अलग कर सकते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, x का क्या हो जाएगा, x²/2, वही पावर में एक जोड़ना और नए पावर से डिवाइड कर देना। 1 तो 1 है, तो 1 इंटीग्रेशन 1 dx आपका सीधा सीधा x ही हो जाता है, तो x हो जाएगा। तो फाइनली इसकी लिमिट कितनी है, नीचे में -5 लिखेंगे, ऊपर में +5, लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। और अब क्या करने वाले हैं हम लोग, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर, फिर घटाओ एक बार लोअर लिमिट, ऐसे ही सॉल्व होता है ना डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो फिर वही कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 + 5²/2 + 5, इसमें से घट जाएगा, ठीक है। अब -5 रखना है आपको, तो -5³/3 प्लस -5²/2 और +-5। तो फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 125/3 + 25/2 + 5 माइनस, यहाँ पे आएगा -125/3 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125/3। फिर ये आपका इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो +25/2 है, उसके पहले माइनस लग गया, तो -25/2। और फिर ये -5 है, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब किस में आएगा, सब जूल में आने वाला है ना, ये दिमाग में रखना है। ये सारी वैल्यूज़ जो आपको मिल रही है वो सब किस में आने वाली है, जूल में। ये आपका +25/2 और -25/2 खत्म, 125/3 125/3 कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 250/3, ठीक है। 5 और 5 ऐड होके हो गए 10। तो 250 और प्लस ये 3 10 जा 30, यानी ये हो जाएगा आपका 280/3 जूल, हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा।